बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 लिक्विड्स एंड सॉलिड्स के शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लिक्विड्स के पोर्शन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, व्हाट आर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, गिव देयर सिग्निफिकेंस। तो डेफिनेशन करेंगे इनकी। सबसे पहले, द अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सब्सटेंस are called intermolecular forces or van der Waals forces. These forces are believed to exist between all kinds of molecules when they are sufficiently close to each other. Means हर किस्म के मॉलिक्यूल में ये पाई जाएंगी। These forces have no concern with the valence electrons. Valence electrons से इनका कोई कंसर्न नहीं होता, क्योंकि जो ट्रू बॉन्ड होते हैं, जिस तरह से कोवलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, जबकि ये ट्रू बॉन्ड नहीं है, ये जस्ट अट्रैक्शंस होती हैं, इसलिए इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ कोई कंसर्न नहीं होता। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्सेस डिपेंड अपॉन साइज, शेप, पोलैरिटी एंड मॉलिक्यूल। साइज बड़ा होगा तो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होती चल जाएंगी, शेप के साथ भी चेंज होती चल जाएंगी, पोलैरिटी के साथ भी चेंज होती चल जाएंगी। तो जिस जिस तरह से टाइप्स ऑफ फोर्सेस आते जाएंगे, हम उनके फैक्टर्स को साथ साथ ही डिस्कस करते चले जाएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट्स ऑफ वेपोराइजेशन, heat of sublimation, extent of ionization, etc. depend upon the strength of these forces. जितनी intermolecular forces स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग होगी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतने ज्यादा होंगे, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन उतनी इंक्रीज होती चल जाएंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डिफाइन द फॉलोइंग विद सूटेबल एग्जांपल्स। नंबर 1 है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस पाई जाती हैं। हम जानते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल का एक एंड पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन in which positive end of one polar molecule attracts the negative end of another polar molecule are called dipole dipole forces. These forces are approximately 1% as effective as covalent bond. For example, HCl HCl के दरमियान में, यानी HCl का एक मॉलिक्यूल HCl के दूसरे मॉलिक्यूल को जब अटैक करेगा तो ये फोर्सेस क्या कहलाएंगे? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहलाएंगे। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हाइड्रोजन को अटैक करेगा, तो ये इसकी एग्जांपल है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की। दूसरी टाइप है स्टूडेंट्स डी बाई फोर्सेस। डी बाई फोर्सेस का दूसरा नाम है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। कि these kinds of forces are present between polar and non-polar molecule. पोलर पॉजिटिव एंड ऑफ डाइपोल यानी पोलर मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव एंड है वो अटैक करेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और उसमें पोलैरिटी इंड्यूस करेगा, जिसके हम इंड्यूस्ड डाइपोल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, forces of attraction present in HCl and argon gas. HCl गैस जब आर्गन गैस के साथ मिक्स कर दी जाती है तो स्टूडेंट्स आर्गन नॉन पोलर है, HCl पोलर है, तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी वो डी बाई फोर्स या डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। डिफाइन लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, नेम देयर फैक्टर्स। लंडन डिस्पर्शन फोर्स की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड के पेपर्स में आती है। द मोमेंटरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन created between instantaneous dipole and induced dipole is called instantaneous dipole, induced dipole या simply London dispersion forces. It depends upon polarizability. अब polarizability की definition देखते हैं क्या है, ये अलग से भी short question में आ जाती होती है। It is the quantitative measurement of the extent to which an electronic cloud can be distorted in an atom or molecule. किसी भी atom या molecule के electronic cloud को हम किस तरह से distort या डी शेप कर सकते हैं, वो उसकी पोलराइजेबिलिटी कहलाता है। और ये साइज शेप के ऊपर डिपेंड करता है। साइज अगर बढ़ता जाएगा स्टूडेंट्स तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जाएगी। एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल अगर बढ़ते जाएंगे तो भी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जाएगी और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती चली जाएंगी। नीचे मैंने एग्जांपल दी है, लार्जर द साइज ग्रेटर द पोलराइजेबिलिटी, स्ट्रॉन्गर द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। साइज बड़ा होगा तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नोबल गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता होता है कि नोबल गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्यों इंक्रीज होता है, तो स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे
कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस डिपेंड अपॉन द साइज, लार्जर द साइज ग्रेटर द पोलराइजेबिलिटी स्ट्रॉन्गर द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, हेंस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेस इंक्रीज डाउन द। तो आप इस तरह से इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सेकंड इसका जो फैक्टर है वो है ग्रेटर द एटॉमिसिटी मोर विल बी पोलराइजेबिलिटी स्ट्रॉन्गर विल बी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स बढ़ जाएंगे तो स्टूडेंट्स उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। जैसा कि हेक्सेन जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट मीथेन या इथेन से ज्यादा होता है। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया हुआ है कि हेक्सेन का बॉइलिंग पॉइंट इथेन या मीथेन से क्यों ज्यादा है, तो उसमें हम एटॉमिसिटी का जिक्र करेंगे। एटॉमिसिटी ज्यादा होने से पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो जाती है और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाती है, लिहाजा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन पूछी गई है और इसकी एग्जांपल पूछी गई है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कौन कौन से? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड रेयरली क्लोरीन। And partially positively charged hydrogen atom is called hydrogen bonding. It is 20 times less strong than a covalent bond. Covalent bond जो है वो ट्रू बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो जस्ट अट्रैक्शन होती है दो एंड के दरमियान में। एक एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे बेस करता है जो कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन में से होता है, और दूसरी तरफ लाजमी तौर पे क्या होगी? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन होगी। फॉर एग्जांपल अमोनिया, वाटर एंड HF। HF जब एक मॉलिक्यूल HF के दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है तो ये स्टूडेंट्स क्या फोर्स कहलाएगी? ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगी। ये अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से आता है कि HF बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बीइंग कोवलेंट बॉन्ड या ट्रू बॉन्ड। हाइड्रोजन का फ्लोरीन से जो बॉन्ड है ये ट्रू बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है और ये स्ट्रॉन्गर है। ऊपर मैंने लिखा भी हुआ है कि इट इज 20 टाइम लेस स्ट्रॉन्ग देन कोवलेंट बॉन्ड, कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड से 20 टाइम लेस स्ट्रॉन्ग होता है। या दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से 80 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। अच्छा, जबकि H डॉट डॉट डॉटेड लाइन वाली जो फोर्स है वो क्या है? वो हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है। तो H2F डॉटेड लाइन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वन वाल फोर्स विच इज 20 टाइम लेस स्ट्रॉन्गर देन द कोवलेंट बॉन्ड। तो ये अलग से क्वेश्चन में भी आ जाता होता है कि HF का जो सॉलिड लाइन वाला बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग है या डॉटेड लाइन वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है? तो सॉलिड लाइन वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। अमोनिया में एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जबकि वाटर में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल होते हैं। इसमें भी क्वेश्चन आते हैं, वो नेक्स्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है गिव आंसर्स टू द फॉलोइंग कि व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन HF। वही अभी हम बात कर रहे थे कि ये क्वेश्चन 10 भी आएगा कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट HF से क्यों ज्यादा होता है। इन HF फ्लोरीन एटम फॉर्म वन हाइड्रोजन बॉन्ड विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ द नेबरिंग मॉलिक्यूल, जबकि वाटर के अंदर वेयर एज वाटर फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल as it has 2 hydrogen atoms and 2 lone pairs of electron on oxygen atom। लिहाजा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल होने की वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो HF से ज्यादा होता है। यहाँ पे आप नोट भी कर सकते हैं कि वाटर का जो एक हाइड्रोजन बॉन्ड है इसकी स्ट्रेंथ होती है 28 किलो जूल पर मोल। तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड मिलके कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? 56 हो जाएगी। नो डाउट कि HF का अकेला हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, उसकी स्ट्रेंथ 40 किलो जूल पर मोल है, लेकिन ओवरऑल क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के ज्यादा होने की वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है। ये क्वेश्चन भी अलग से कई दफा आया हुआ है कि व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेक्सेन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इथेन, या इस तरह से भी आता है कि व्हाई हेक्सेन इज लिक्विड एंड इथेन इज अ गैस। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम होगा। नोट कर लें, बोथ हेक्सेन एंड इथेन आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैविंग लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ जो है वो एटॉमिसिटी पे डिपेंड करती है। जिस तरह से नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल के अंदर बढ़ते हैं पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, लिहाजा लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और दूसरा ये है कि जिसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी वो लिक्विड होगा और जिसमें वीक होगी वो क्या होगा? गैस होगा। तो ये इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। वाई डेल एच वी इज ग्रेटर देन डेल एच एफ। अब डेल एच वी क्या है पहले तो हम उसको देखते हैं, या डेल एच एफ क्या है उसको हम पहले देखते हैं। व्हेन सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड,
सॉलिड जब लिक्विड में मेल्ट होता है तो स्टूडेंट्स इसकी जो हीट चेंज है दैट इज नोन एज हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है जी, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। relatively small change in intermolecular distances take place which demand less heat energy, but when liquid evaporates, जब liquid evaporate होता है तो molar heat of vaporization या heat of vaporization जो है वो कहलाती है the larger changes in intermolecular distances and potential energy takes place, hence del hv is greater than del hf, लिहाजा del hv जो है वो del hf से क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि जब सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में जाता है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस या डिस्टेंसेस में कम चेंज आता है, और जब लिक्विड गैसेस में जाएगा, वेपर में जाएगा, तो फिर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस जो आता है, जिसकी के एनर्जी डिमांड जो वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई डेल एच एस इज ग्रेटर देन डेल एच बी, डेल एच एस जो डेल एच बी से क्यों ज्यादा है, और हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन इज वेरी हाई, आयोडीन की हीट ऑफ सब्लिमेशन क्यों ज्यादा है। तो इसका आंसर भी बिल्कुल सेम ही है कि व्हेन सॉलिड लाइक आयोडीन वेपोराइजेस इट नीड वेरी हाई एनर्जी, एज इन सॉलिड्स द अट्रैक्टिव फोर्सेस आर इवन स्ट्रॉन्गर देन लिक्विड्स। सॉलिड्स के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस लिक्विड्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, लिहाजा डेल एच एस हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा, hence del HS is greater than del HV, and heat of sublimation of iodine is very high, heat of sublimation of iodine जो है वो उसकी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आयोडीन सॉलिड है और सॉलिड जब वेपराइज होता है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उसकी हीट चेंज है वो सबसे ज्यादा होती है। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। In a very cold winter the fish in garden owe their lives to hydrogen bonding, explain। के सर्दियों में पॉन्ड्स में अंदर पॉन्ड्स के अंदर जो फिश है वो सरवाइव कर सकती है कई महीनों तक, इसकी रीजन बताएं। डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाईएस्ट एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, हम जानते हैं कि वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे ज्यादा होती है। व्हेन टेम्परेचर फर्दर फॉल्स या डिक्रीजेस टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड इट फॉर्म्स आइस व्हिच कम्स एट द टॉप ऑफ द लिक्विड, जब बर्फ बनती है तो उसकी डेंसिटी कम होती है और वो टॉप पर आ जाती है, और टॉप पर आ जाने की वजह से ये इंसुलेट कर देगी नीचे वाले वाटर को। ड्यू टू लोअर डेंसिटी आइस ऑफ आइस देन लिक्विड वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर फ्रीजेस फ्रॉम सरफेस टू डाउनवर्ड, पानी जो है वो हमेशा सरफेस से डाउनवर्ड जो है वो फ्रीज होता है। द लेयर ऑफ आइस फॉर्म्ड एट द टॉप इंसुलेट द वार्म वाटर बिलो इट फॉर फर्दर हीट लॉस, और जो बर्फ की एक मोटी तह बन जाती है वो नीचे वाले गर्म पानी की हीट को लूज नहीं होने देती, लिहाजा नीचे पानी जो वो गर्म ही रहता है। यही वजह है कि मछलियां और पौधे उसमें आसानी से जिंदा रह सकते हैं। फिश एंड प्लांट कैन सर्वाइव अंडर द ब्लैंकेट ऑफ आइस फॉर मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद द रीजंस कि अल्कोहल एंड वाटर कैन मिक्स इजीली इन ऑल प्रोपोर्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफा बोर्ड पेपर में आ चुका है वो, कि अल्कोहल और वाटर हर प्रोपोर्शन से एक दूसरे में हल हो जाते हैं। तो उसकी रीजन सिंपल सी है कि ये एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप कर लेते हैं। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर बोथ आर इजीली सोलुबल इनटू ईच अदर, और साथ में हम ये स्ट्रक्चर बना देते हैं कि अल्कोहल और वाटर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोप और डिटर्जेंट किस तरह से क्लीनिंग एक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स सोप हो या डिटर्जेंट हो, इसके दो एंड होते हैं, एक पोलर एंड होता है, दूसरा नॉन पोलर एंड होता है। द पोलर एंड ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, जबकि नॉन पोलर एंड जो होता है सोप और डिटर्जेंट का, ये हाइड्रोजन लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस डेवलप कर लेता है स्टेन वगैरह के साथ। ये डस्ट है, ऑयल है, ग्रीस है, इंक है, जो भी है चीजें, स्टेन जिसे हम कहते हैं, तो उसके साथ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ये डेवलप कर लेता है। हेंस क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, लिहाजा हम कह सकते हैं कि सोप और डिटर्जेंट का जो क्लीनिंग एक्शन है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस और इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, दोनों तरह से ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में आ सकता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी देन अदर्स कम एट द सरफेस एंड लीव द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, हेंस इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर।
क्योंकि ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होगी वो हर वक्त रहेंगे, और जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है स्टूडेंट्स, वो सरफेस पे आते हैं और सरफेस को लेफ्ट कर जाते हैं वेपर की फॉर्म में, जिससे हम इवेपोरेशन कहते हैं। रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्टेंटली द टेम्परेचर ऑफ रिमेनिंग लिक्विड ड्रॉप्स, जो बाकी लिक्विड बच जाता है उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। दिस लिक्विड एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग टू कंपनसेट द हीट लॉस। अब वो जो रिमेनिंग लिक्विड जिसका कि टेम्परेचर ड्रॉप कर गया था, वो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और सराउंडिंग का टेम्परेचर फॉल कर जाएगा। ड्यू टू दिस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग ड्रॉप्स, हेंस इवेपोरेशन काजेस कूलिंग। लिहाजा हम कह सकते हैं कि इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग का सबब बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ स्टूडेंट्स चलते हैं। अर्थनवेयर वेसल्स की वाटर कूल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही इसमें मैं मिसाल दूंगा, जैसे कि मट्टी के बर्तन की एग्जांपल में बेहतरीन एग्जांपल है घड़े की। घड़े के अंदर जब हम पानी लेते हैं तो पानी कुछ देर के बाद जो है वो ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो उसकी रीजन क्या है कि घड़े की जो दीवारें होती हैं उनमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, जब हम पानी उसमें भरते हैं ना तो वो दीवारें गीली हो जाती हैं। यही वजह कि अब लिखा हुआ है कि द वॉल्स ऑफ अर्थनवेयर वेसल्स आर पोरस थ्रू विच वाटर सीप्स आउट एंड वॉल्स गेट मॉइस्ट, जिनमें से पानी जो है वो बाहर की तरफ सीप आउट करता है और दीवारें गीली हो जाती हैं। व्हेन इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम दीज मॉइस्ट वॉल्स दे कूल डाउन, जब दीवारों से, घड़े की दीवारों से जब इवेपोरेशन होती है तो उसकी दीवारें ठंडी हो जाती हैं, क्योंकि कूलिंग का सबब बनता है इवेपोरेशन। In turn, these cool walls absorb heat of water inside the earthenware vessel. नतीजा क्या निकलता है कि वो जो दीवारें ठंडी हो चुकी होती हैं वो अंदर वाले गर्म पानी की हीट को अब्जॉर्ब करती हैं, लिहाजा पानी भी ठंडा हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि वन फील सेंस ऑफ कूलिंग अंडर फैन आफ्टर बाथ। नहाने के बाद जब पंखे के नीचे आते हैं तो ठंडक का एहसास जो है वो बढ़ जाता है। तो उसकी रीजन स्टूडेंट्स क्या है कि जब हम नहाने के बाद बाहर निकलते हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर बहुत से वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद होते हैं। देर आर लॉट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन वंस बॉडी आफ्टर बाथ। इवेपोरेशन रेट इंक्रीजेस फ्रॉम द बॉडी बाय फास्ट विंड, के तेज चलते हुए पंखे की जब तेज हवा जब हमारे जिस्म से टकराती है तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है। दूसरा ये है कि हमारी बॉडी तो हीट अप होती है, उसकी हीट से भी इवेपोरेशन रेट बढ़ता है। तो जब रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा तो ड्यू टू इवेपोरेशन बॉडी गेट्स कूल डाउन, इवेपोरेशन की वजह से बॉडी जो है वो ठंडी हो जाती है। हेंस वन फील सेंस ऑफ कूलिंग अंडर द फैन आफ्टर बाथ। लिहाजा नहाने के बाद जब हम पंखे के नीचे आते हैं तो ठंडक का एहसास बढ़ जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बॉइलिंग नीड ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ हीट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेनी मेनी टाइम पास्ट पेपर के अंदर आया हुआ है कि बॉइलिंग नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ हीट। बिफोर बॉइलिंग हीट सप्लाइड इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। बॉइलिंग से पहले जब हम वाटर को या किसी भी लिक्विड को हीट कर रहे होते हैं तो वो सब्सटेंस की के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है। जब बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाता है तो काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम हो जाती है, लिहाजा टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। सो टेम्परेचर बिकम कांस्टेंट। नाउ द फर्दर हीट सप्लाइड विल ब्रेक डाउन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड कन्वर्ट द लिक्विड इनटू वेपर्स थ्रू थ्रू बबलिंग एंड बम्पिंग। तो जब हम बॉइलिंग पॉइंट पे फर्दर उसको हीट सप्लाई कर रहे होते हैं, प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो उससे मॉलिक्यूल्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक डाउन हो जाती हैं और मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट होकर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और ये प्रोसेस जब होता है तो सरफेस के ऊपर बम्पिंग और जो है ना बबलिंग होने लग जाती है, जो कि बॉइलिंग की पहचान है। लिहाजा हम कहते हैं कि हेंस बॉइलिंग नीड कांस्टेंट सप्लाई ऑफ हीट। अगर हम कांस्टेंट सप्लाई ऑफ हीट नहीं करेंगे तो ये बम्पिंग और बबलिंग क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिफरेंट एट मरी हिल्स एंड माउंट एवरेस्ट। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के जो वेपर्स हैं उनका प्रेशर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है तो उस वक्त वो सब्सटेंस बॉयल होने लग जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर का ताल्लुक एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से है। अगर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टूडेंट बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और अगर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा तो स्टूडेंट बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। As the external pressure varies with height from sea surface, hence boiling point also varies. और जब हम सी सरफेस से हाइट के ऊपर जा रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स वेपर एक्सटर्नल प्रेशर चेंज हो रहा होता है, लिहाजा बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो रहा होता है।
मरी की हाइट पे जाके पी ए स्टैंड फॉर एटमॉस्फेयर प्रेशर, नोट कर लीजिएगा। मरी की हाइट पर जब हम जाते हैं तो एटमॉस्फेयर प्रेशर 760 टॉर की बजाय 700 टॉर हो जाता है, लिहाजा बॉइलिंग पॉइंट भी 100 डिग्री सेल्सियस की बजाय 98 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस तरह से जब हम माउंट एवरेस्ट की हाइट पे जाते हैं तो वहां पे एटमॉस्फेयर प्रेशर और कम होके 323 टॉर पे चला जाता है और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होकर 69 डिग्री सेल्सियस पे चल जाता है। लिहाजा मरी और माउंट एवरेस्ट दोनों पे बॉइलिंग पॉइंट वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। वैक्यूम डिस्टिलेशन कैन बी यूज टू अवॉइड डिकम्पोजिशन ऑफ सेंसिटिव लिक्विड। अब ये वैक्यूम डिस्टिलेशन है क्या? डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर इज कॉल्ड वैक्यूम डिस्टिलेशन। इट हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस। इट रिड्यूसेस द टाइम फॉर डिस्टिलेशन और it is economic as less fuel is required. Moreover, decomposition of sensitive liquids can be avoided. For example, glycerin boil at 290 degrees Celsius at 760 torr pressure, but decomposes at this temperature. By decreasing the external pressure to 50 torr, it can be made to boil at 210 degrees Celsius. लिहाजा ये बेहतरीन एग्जांपल है ग्लिसरीन की जो आप वैक्यूम डिस्टिलेशन के अंदर दे सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। वाई फूड इज कुक्ड अर्लियर इन ए प्रेशर कुकर, कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो प्रेशर कुकर जो है ये क्लोज कंटेनर होता है, वेपर जो होते हैं लिक्विड के वो इसमें से बाहर निकल नहीं पाते, आर नॉट अलाउड टू एस्केप। इन दिस वे दे डेवलप मोर प्रेशर इन द कुकर एंड बॉइलिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस। लिहाजा बॉइलिंग टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। मोर हीट इज अब्सॉर्ब इन वाटर, सो फूड इज कुक्ड अर्लियर इन ए प्रेशर कुकर। तो जब बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स तो वाटर के अंदर हीट ज्यादा होगी और वाटर के अंदर जो हमने फूड रखी हुई है कुकिंग के लिए उसको भी ज्यादा हीट मिल रही होगी, लिहाजा वो उसका कुकिंग प्रोसेस जो वो स्पीड अप हो जाता है। तो फूड इज कुक्ड इन प्रेशर कुकर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड इन अ क्लोज्ड वेसल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल रिवर्सिबल केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। तो पहले हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इन ए क्लोज्ड कंटेनर व्हेन लिक्विड इवेपोरेट वेपर्स आर अक्यूमुलेटेड ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड। क्लोज कंटेनर में जब किसी लिक्विड को हम बॉयल करते हैं या हीट करते हैं तो उसके वेपर उस कंटेनर के अंदर ही इकट्ठे होते रहते हैं। दीज वेपर्स कोलाइड अमंग देमसेल्व्स विद वॉल्स एंड सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये वेपर आपस में भी टकराते हैं, वॉल ऑफ द वेसल के साथ भी टकराते हैं और फिर सरफेस ऑफ लिक्विड के साथ भी टकराते हैं। तो वेपर्स विद लो काइनेटिक एनर्जी आर रिकैप्चर्ड बाय द लिक्विड। इस अमल को कंडेंसेशन कहते हैं। वेपर के वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से कम होती है वो जब सरफेस को कोलाइड करते हैं तो सरफेस उनको रिकैप्चर कर लेती है, कंडेंसेशन का प्रोसेस कहलाता है ये। तो पहले वाला प्रोसेस वेपोरेशन का है, दूसरे वाला प्रोसेस कंडेंसेशन का है। एक स्टेज आ जाएगी जब रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ वेपोरेशन दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसे हम स्टूडेंट्स डायनामिक इक्विलिब्रियम को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखते हैं। व्हाई आइस फ्लोट्स ओवर वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरती है। इन लिक्विड स्टेट हाइड्रो बॉन्डिंग इन वाटर ब्रेक्स एंड रीफॉर्म ड्यू टू कॉन्टिन्यूस मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। जब वाटर लिक्विड की हालत में होता है तो मॉलिक्यूल की हाइड्रो बॉन्डिंग बनती भी रहती है, टूटती भी रहती है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल मोशन में होते हैं। When temperature of water is decreased and ice is formed, जब बर्फ बन जाती है तो फिर वाटर मॉलिक्यूल रेगुलर हो जाते हैं और ये रेगुलरिटी पूरे स्ट्रक्चर के अंदर फैल जाती है जिसकी वजह से एम्प्टी स्पेसेस आ जाती है। एम्प्टी स्पेसेस आर क्रिएटेड इन द स्ट्रक्चर। वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय 9% एंड डेंसिटी इज डिक्रीज्ड। तो जो बर्फ बनती है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। रिजल्ट क्या निकलेगा? जिस चीज की डेंसिटी कम है वो क्या करेगी? वो फ्लोट करेगी, लिहाजा आइस फ्लोट्स ओवर वाटर। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट आर लिक्विड क्रिस्टल्स, गिव देयर क्लासिफिकेशंस। डेफिनेशन लिखनी है, उनकी टाइप्स लिखनी है। A liquid crystalline state exists between two temperature, that is melting temperature and clearing temperature. Liquid crystals are always in isotropic. मसलन जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो डायरेक्ट लिक्विड में नहीं जाता, समटाइम क्या होता है वो टर्बिड लिक्विड में जाता है जिससे हम क्या बोलते हैं? लिक्विड क्रिस्टल बोलते हैं। इनमें दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, लिक्विड की भी और सॉलिड की भी।
और ऑर्डरिंग मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स की ऑर्डरिंग पे डिपेंड करते हुए इनके 3 टाइप्स हैं, निमेटिक, सिमेटिक एंड कोलेस्टेरिक। तो ये नोट कर लीजिएगा। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। हाउ लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड एज टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर के तौर पे लिक्विड क्रिस्टल यूज होते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैसे यूज होते हैं। As the temperature change, the distance between the layers of the molecule of liquid crystal also changes. जब टेम्परेचर चेंज होता है ना तो लिक्विड क्रिस्टल के मॉलिक्यूल की जो लेयर्स है इनका डिस्टेंस भी चेंज होगा, लिहाजा लाइट डाइफ्रैक्ट करने की नेचर भी चेंज हो जाएगी। Therefore, color of the reflected light changes accordingly. Thus, liquid crystals can be used as temperature sensor. और यही वजह है कि ये रूम थर्मामीटर के अंदर यूज होते हैं एक लिमिटेड टेम्परेचर रेंज के लिए ना। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। डिफाइन वेपर प्रेशर, एक्सप्लेन इट्स फैक्टर्स। तो डेफिनेशन लिखनी है। वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज अ प्रेशर exerted by the vapors of a liquid in equilibrium with the liquid at given temperature. और वेपर प्रेशर डिपेंड्स upon the nature of liquid, यानी strength of intermolecular forces and the temperature. अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी वेपर प्रेशर कम होगा, यानी इनवर्स रिलेशन है। और टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर एंड सरफेस एरिया। वेपर प्रेशर जो है अगर लिक्विड कम है ज्यादा है उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा, वॉल्यूम बड़ा है कंटेनर का छोटा है इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा, सरफेस एरिया ज्यादा है बड़ा है इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। लिक्विड का आखिरी क्वेश्चन है। डिफाइन मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, गिव एग्जांपल। तो डेफिनेशन करनी है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपोराइज 1 मोल ऑफ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इट्स मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और वाटर के केस में मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन 40.6 किलो जाउल पर मोल होती है। तो ये स्टूडेंट्स लिक्विड के पोर्शन के क्वेश्चन थे। अब हम सॉलिड के पोर्शन के क्वेश्चन जो उनको डिस्कस करते हैं। सो डिफाइन द फॉलोइंग विद एग्जांपल। एनिसोट्रॉपी है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो डायरेक्शंस पे डिपेंड करें। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन, ये ऑफ आप लोगों ने इसमें से कट कर देना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन आर नोन एज एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज एंड द फिनोमेना इज नोन एज एनिसोट्रॉपिक। जैसा कि ग्रेफाइट में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करते हैं तो पैरेलल टू द लेयर ये इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करते हैं, एट राइट एंगल टू द लेयर ये इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन नहीं करते, लिहाजा ग्रेफाइट में से इलेक्ट्रिसिटी का पास ऑन होना एक एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है। और क्लीवेज प्लेन के जब क्रिस्टल्स को ब्रेक डाउन करते हैं तो वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से ब्रेक डाउन आसानी से होते हैं, लिहाजा वो भी क्लीवेज प्लेन भी एक एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है। और ये अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एक्सरसाइज में मौजूद है और बोर्ड के पेपर में कई दफा आया हुआ है, तो आपने यही लिख देना। और उसके बाद है हैबिट ऑफ क्रिस्टल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। शेप ऑफ क्रिस्टल इन विच इट यूजुअली ग्रोज इज कॉल्ड हैबिट ऑफ क्रिस्टल। कि अगर हम इन्वायरमेंट चेंज कर दें, कंडीशन चेंज कर दें जिसमें कोई क्रिस्टल ग्रो हो रहा है, इफ द कंडीशंस आर चेंज द शेप ऑफ क्रिस्टल में आल्सो चेंज। जैसा कि क्यूबिक शेप होता है सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, अगर हम इसमें थोड़ा सा यूरिया डाल दें 10% तो ये क्यूबिक शेप से क्या हो जाता है, नीडल लाइक शेप इसकी बन जाती है। चलते हैं स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डिफाइन द फॉलोइंग बाय सूटेबल एग्जांपल। पॉलीमॉर्फिज्म, a phenomena in which a compound exists is more than one crystalline form is called polymorphism। जैसा कि सिल्वर नाइट्रेट है रोम्बोहेड्रल और ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म्स में पाया जाता है। तो इस तरह से एलोट्रॉपी पूछा गया है। दोनों इसलिए डेफिनेशन साथ साथ लिखी है कि दोनों में छोटी सी कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो कंपाउंड की डिफरेंट शेप्स है और एलोट्रॉपी जो एलिमेंट्स की डिफरेंट शेप्स है, बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एग्जांपल इसकी कार्बन, जैसा कि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डायमंड क्यूबिक शेप होता है और ग्रेफाइट हेक्सागोनल होता है। इस तरह से आइसोमॉर्फिज्म है, आइसो मीन सेम, मॉर्फ मीन शेप, a phenomena in which two substances exist in one crystalline form. For example, silver sodium nitrate and potassium nitrate both are rhombohedral और कॉपर और सिल्वर जो है ये क्यूबिक शेप होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। डिफाइन द फॉलोइंग विद सूटेबल एग्जांपल। ट्रांजिशन टेम्परेचर, कि ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है? अ टेम्परेचर एट विच टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ ए सब्सटेंस को एग्जिस्ट इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। जैसा कि टिन
जो है वो ग्रे टिन भी होता है, व्हाइट टिन भी होता है। ग्रे टिन क्यूबिक, व्हाइट टिन है टेट्रागोनल। और 13.2 डिग्री सेल्सियस का ट्रांजिशन टेम्परेचर है। सल्फर का ट्रांजिशन टेम्परेचर 95.5 डिग्री सेल्सियस है। और मोनोक्लिनिक सल्फर और रोम्बिक सल्फर दोनों कोएग्जिस्ट करते हैं। सिमेट्री की डेफिनेशन भी कई दफा बोर्ड पेपर में आई हुई है। रेपिटेशन ऑफ फेसेस, एजेस एंड एंगल्स व्हेन अ क्रिस्टल इज रोटेटेड बाय 360 डिग्री अलोंग इट्स एक्सिस is called symmetry. The types of symmetry elements are center of symmetry, plane of symmetry and axis of symmetry. चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। डिफाइन द फॉलोइंग सूटेबल एग्जांपल। क्रिस्टल लैटिस है, यूनिट सेल है, और क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स या यूनिट सेल डायमेंशन है। तो क्रिस्टल लैटिस क्या है? एन एरे ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ क्रिस्टल अरेंज्ड एट डिफरेंट साइट्स इन थ्री डायमेंशनल एक्सिस इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। और इसी का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है क्रिस्टल लैटिस का, उसे हम यूनिट सेल कहते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस having all the characteristic features of entire crystal is called unit cell. यूनिट सेल। और इसकी जो डायमेंशंस होती हैं, 3 लेंथ और 3 एक्सेस, वो यूनिट सेल डायमेंशन कहलाती है। नीचे लिखा हुआ है कि देयर आर 3 यूनिट्स, यूनिट लेंथ्स, यूनिट सेल लेंथ्स ए बी सी अलोंग द एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस में लेंथ, वाई एक्सिस में लेंथ और जी एक्सिस में लेंथ एबीसी कहलाती हैं। और इनके एंगल जो अल्फा बीटा गामा कहलाते हैं। These 6 parameters are called unit cell dimensions और crystallographic elements. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लेटेस्ट एनर्जी की डेफिनेशन, उसके फैक्टर्स लिखने हैं। एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स गैसियस आयंस, या फिर एनर्जी एब्सॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इज ब्रोकन डाउन इनटू इट्स गैसियस आयंस। इट इज एक्सप्रेस्ड इन किलोजूल पर मोल। फॉर एग्जांपल, सोडियम गैसियस आयन जब क्लोराइड गैसियस आयन से मिलता है तो सोडियम क्लोराइड सॉलिड बनता है, और इसकी लेटेस्ट एनर्जी -787 किलो जूल पर मोल होती है। फैक्टर्स इसके क्या है? साइज ऑफ द आयन इज इनवर्सली रिलेटेड टू लेटेस्ट एनर्जी, और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेटेस्ट एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। डायमंड इज हार्ड एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि डायमंड इज इंसुलेटर व्हाइल ग्रेफाइट इज फेयरली गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड कोवलेंटली टू 4 अदर कार्बन एटम। डायमंड में हर कार्बन एटम फर्दर 4 कार्बन एटम के साथ मिला हुआ होता है, लिहाजा अपने चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ये यूज कर लेता है बॉन्ड बनाने के लिए, और कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। द कोवलेंट बॉन्डिंग एक्सटेंड थ्रू आउट द डायमंड क्रिस्टल। इट बिहेव लाइक अ ह्यूज और जाइंट 3 डायमेंशनल कार्बन मॉलिक्यूल एंड हार्ड, और हार्ड भी होता है। as there are no free electron in diamond, hence it is electrically insulator। और दूसरी तरफ ग्रेफाइट जो है, इसमें हर कार्बन 3 कार्बन के साथ मिला हुआ होता है, 3 other carbon atoms in hexagonal geometry। there are free electrons in between the layers making it good conductor of electricity, लिहाजा ग्रेफाइट जो है वो अच्छा कंडक्टर होता है। आयनिक क्रिस्टल्स या सॉलिड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफा बोर्ड पेपर में आया हुआ है। हम जानते हैं कि सॉलिड स्टेट में आयनिक क्रिस्टल या सॉलिड जो है, इसके आयंस फिक्स होते हैं, मूव नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन मोल्टन और सोल्यूशन फॉर्म के अंदर वो फ्री होते हैं, मूव कर लेते हैं, लिहाजा वो कंडक्टर होगा मोल्टन और सोल्यूशन फॉर्म में। लेकिन सॉलिड स्टेट में वो क्या होगा? वो बैड कंडक्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। सोडियम इज सॉफ्टर देन कॉपर बट बोथ आर वेरी गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। सोडियम इज सॉफ्टर देन कॉपर, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो मेटेलिक बॉन्ड हम जानते हैं क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन केटाइन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन होती है। द स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ मेटल केटाइन। अच्छा, सोडियम के हवाले से बात करते हैं। सोडियम मेटल हैव 1 फ्री इलेक्ट्रॉन एंड 11 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, hence its metallic bond is weaker and it is soft। दूसरी तरफ कॉपर जो है, कॉपर मेटल हैव मोर फ्री इलेक्ट्रॉन एंड मोर प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस आर ग्रेटर, hence कॉपर इज हार्ड। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, तो उसके न्यूक्लियस में 29 प्रोटॉन्स होंगे और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है, तो लिहाजा ये क्या होगा? इसका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और ये हार्ड होगा। जबकि दोनों के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों अच्छे
इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं, बट बोथ आर गुड कंडक्टर एज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन इन द लेटस। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मेटल आयन जो है वो भी ऑसिलेट करने लग जाते हैं। जब वो ऑसिलेट करते हैं तो मेटेलिक सॉलिड के दरमियान में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी मूवमेंट में ये हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। जब हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो वो क्या होगी, कम होगी है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। amorphous solids like glass are also called super cooled liquid, give reason। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। amorphous solids like glass formed at high temperatures say 1400 डिग्री सेल्सियस। इन लिक्विड स्टेट में ये जो है ना अमार्फस सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसको रैपिड और इंटेंस कूलिंग देते हैं तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। रैपिड एंड इंटेंस कूलिंग इज डन टू कन्वर्ट इट इनटू सॉलिड, देयरफॉर वी कॉल इट अ सुपर कूल्ड। अच्छा, दूसरी बात है कि लिक्विड क्यों कहते हैं? ड्यू टू रैंडम अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स लाइक लिक्विड्स इट इज कॉल्ड लिक्विड। अब दोनों चीजें मिलके क्या होगी? सो इंटेंस कूलिंग फॉर इट्स सॉलिडिफिकेशन एंड रैंडम अरेंजमेंट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल इट इज कॉल्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। आयनिक क्रिस्टल्स आर हाईली ब्रिटल, गिव रीजन। आयनिक क्रिस्टल्स जो है वो बहुत ब्रिटल होते हैं, यानी मीन टूट फूट जाते हैं मुख्तलिफ पीसेस में। रीजन बता दें। आयनिक कंपाउंड आर फॉर्म में पैरेलल लेयर्स containing cations and anions in alternate positions so that opposite ions lie over each other in the various layers। opposite ions जो है वो layers में मौजूद होते हैं। when stress is applied one layer slide a bit over the other। जब हम उसके ऊपर स्ट्रेस लगाते हैं तो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर मूव कर जाती है और सिमिलर आयंस जो वो इन फ्रंट आते हैं जिसकी वजह से वो दूसरे को रिपेल करते हैं और ये ब्रिटलनेस शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं स्टूडेंट्स। आयोडीन डिसॉल्व रेडिली इन टेट्राक्लोरोमीथेन, गिव रीजन। तो लाइक डिसॉल्व लाइक का फिनोमेना है, ये हमें पता ही है। सो नॉन पोलर आयोडीन गेट डिसॉल्व रेडिली इन नॉन पोलर टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है। लिहाजा दोनों के अंदर लंडन स्पेशल फोर्सेस जो डेवलप हो जाती है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड्स आर फार लेस देन दोज ऑफ लिक्विड, गिव रीजन। सॉलिड्स के वेपर प्रेशर कहता है लिक्विड से कम होते हैं। सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बड़ी स्ट्रांग होती हैं और आम तौर पे रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड जो वेपोराइज भी नहीं होते, सिर्फ इस स्ट्रांग फोर्सेस की वजह से। जबकि लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं और इवन रूम टेम्परेचर के ऊपर भी लिक्विड वेपोरेट होते रहते हैं। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड्स आर फार लेस देन दैट ऑफ लिक्विड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेनेवर मेटल्स आर फ्रेशली कट दे हैव शाइनी सरफेस, गिव रीजन। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अ freshly cut metal the incident light collide with mobile electron and electrons are excited। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जब फॉल बैक करते हैं तो ये एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। लिहाजा वो फ्रेशली कट पीस मेटल जो है वो हमें शाइनी लुक देता है। तो दिस लाइट अपीयर्स टू बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल एंड गिव अ शाइनी लुक। लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 14। गिव रीजन for the following molecular solids are soft and easily compressible। तो molecular solids के intermolecular forces बहुत weak होती है। forces which hold the molecule together in molecular crystals are very weak, hence they are soft and easily compressible। metals जो है वो malleable and ductile क्यों होते हैं? तो स्टूडेंट्स अगेन के metals जो है वो मेटल एटम जो है वो लेयर्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं एक दूसरे के ऊपर नीचे। जब स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो जाती हैं और स्लिप हो जाने की वजह से हम इसको किसी भी शेप में अंदर चेंज कर लेते हैं। हैंस स्ट्रक्चर ऑफ मेटल कैन बी चेंज इनटू शीट्स जो कि मेलिएबल कहलाता है, वाइज में कन्वर्ट किया जा सकता है जो कि डक्टाइल कहलाता है। सो दिस इज सो फार स्टूडेंट्स अबाउट चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 4 ऑफ फर्स्ट ईयर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 के लिए मिलेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।